Hello students, this is Vipasha Garg, our lecture Indian Aesthetics, कोड 302। तो अभिनव गुप्त के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा नेक्स्ट हेडिंग है अभिनव गुप्त के मुख्य विचार। जी, मतलब अभिनव गुप्त के विचार क्या थे जो मुख्य थे वो। अभिनव गुप्त से पूर्व भरत मुनि से लेकर भट्ट नायक तक, यानी अभिनव गुप्त से पूर्व यानी पहले की बात कर रहे हैं कि उनसे पहले भरत मुनि से लेके भट्ट नायक तक कई आचार्य आए। यानी भरत मुनि से लेके भट्ट नायक तक हमने जो अब तक पढ़े हैं सारे आचार्य आपको याद होंगे, पिछले इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो कई आचार्य आए और इन्होंने अभिनव गुप्त के रस सिद्धांत के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित कर दी। यानी जितने भी आचार्य आए थे उन्होंने अभिनव गुप्त का जो ये रस सिद्धांत है उसके लिए पर्याप्त यानी काफ़ी सामग्री एकत्रित कर दी। अभिनव गुप्त से पूर्व के लगभग 1000 वर्ष गंभीर अध्ययन का युग था। यानी अभिनव गुप्त से पहले के ही 1000 वर्ष पहले का बताया है, गंभीर अध्ययन का युग था उस वक्त, यानी सीरियस। इसमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का प्रधानत्व था, है ना। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का प्रधानत्व यानी जो प्रधान होता है, प्रधान तत्व, है ना। प्रधानत्व जो प्रधान तत्व होता है वो था। मानवीय अनुभव सभी सिद्धांतों और मान्यताओं का आधार ही बन गया था। यानी जो मानवीय अनुभव था वो सभी सिद्धांतों का और मान्यताओं का आधार बन गया था। यानी जितने भी सिद्धांत थे और जितनी भी मान्यता थी उनका बेस बन गया था, आधार बन गया था। इस युग में न तो पूर्ववर्ती ग्रंथों की सामग्री को सर्वोच्च प्रमाण माना जाता था। यानी ये जो युग था इसमें न तो पूर्ववर्ती ग्रंथ जो पहले के ग्रंथ थे उनकी सामग्री को सर्वोच्च प्रमाण माना जाता था और न ही पूर्व आचार्यों के वाक्यों को, ठीक है, ना तो सामग्री को और ना ही आचार्य के वाक्यों को। यहाँ तक कि युक्तिवाद और तर्क का स्थान भी उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया। मतलब जो युक्तिवाद हम पढ़ चुके हैं और जो तर्क का स्थान था वो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया और सभी नए सिद्धांतों की रचना का प्रमुख आधार मानवीय अनुभव हो गया था। यानी जितने भी नए सिद्धांत थे उनकी रचना का जो आधार था, मुख्य आधार था, वो मानवीय अनुभव हो गया था। अभिनव गुप्त ने स्वयं अपने 3 प्रधान ग्रंथों, मतलब अभिनव गुप्त के जो स्वयं के 3 प्रधान ग्रंथ थे, ठीक है, उसमें पहला कौन सा है, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी, ठीक है, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी। सेकंड है अभिनव भारतीयो, ठीक है। थर्ड है धवन्या लोक लोचन को प्रस्तावनों में इन आचारों का उल्लेख किया। यानी थर्ड था धवन्या लोक लोचन को प्रस्तावनों में इन आचार्यों का उल्लेख किया और स्वीकार किया कि जो कुछ उन्होंने लिखा उसका अधिकांश उन्हें अपने गुरुओं की कृपा से पृथक साहित्य संपत्ति के रूप में मिला। यानी उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जो कुछ उन्होंने लिखा वो उनके गुरु थे, उनकी कृपा से पृथक साहित्य संपत्ति के रूप में उनको मिला था। अब नेक्स्ट है अभिनव गुप्त का आविर्भाव। साहित्य के इतिहास में एक समृद्ध युग में अभिनव गुप्त का आविर्भाव हुआ। यानी जो साहित्य का इतिहास था उसके समृद्ध युग यानी अच्छा युग में अभिनव गुप्त का आविर्भाव हुआ था। उनमें काव्य और दर्शन की प्रतिभाओं का दुर्लभ मिश्रण था। काव्य का और दर्शन की जो प्रतिभाएं थी उनका दुर्लभ मिश्रण था। उनका जीवन शास्त्रों के अध्ययन और व्याख्यान को समर्पित था। उनका जो जीवन था वो शास्त्रों के अध्ययन और जो व्याख्यान थी उसको समर्पित था। इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य लक्ष्य नहीं था। यानी जो उनका जीवन समर्पित था वो अध्ययन पे और व्याख्यान पे था, इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य लक्ष्य नहीं था। वे दर्शन शास्त्र, तंत्र शास्त्र और काव्य लक्षण शास्त्र के विशेषज्ञ थे।
वे दर्शन शास्त्र के, तंत्र शास्त्र के और काव्य लक्षण शास्त्र के, इनके वे तीनों के विशेषज्ञ थे। ठीक है। उन्होंने रस सिद्धांत की समस्याओं का समाधान करने के लिए नए दृष्टिकोण तथा नई साधन विधि अपनाई। मतलब जो रस सिद्धांत था, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए नई दृष्टिकोण तथा नई साधन विधि उन्होंने अपनाई थी और अपने सिद्धांत की रचना में इनका उपयोग पूर्ण विश्वास और क्षमता के साथ किया। यानी जो उनके रस सिद्धांत की समस्या थी, उसका समाधान इन्होंने करने के लिए एक तो नया दृष्टिकोण और जो नई साधन विधि थी वो अपनाई थी, और अपने सिद्धांत की रचना में इनका उपयोग पूर्ण विश्वास और क्षमता के साथ किया। मतलब जो उनके नए सिद्धांत की रचना थी, उसमें उनका पूर्ण विश्वास और क्षमता के साथ किया था। भारतीय, अब नेक्स्ट है इसमें अभिनव गुप्त का महत्व। ठीक है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की स्थापना में यदि कोई एक नाम को लिया जाए, यानी जो सौंदर्य शास्त्र है आपका, एस्थेटिक्स है, उसकी जो स्थापना हुई थी, उसमें अगर कोई एक नाम लिया जाए तो वो कौन सा रहेगा? अभिनव गुप्त। ठीक है। यही बताया कि अगर भारतीय सौंदर्य शास्त्र की स्थापना में कोई एक नाम लिया जाए तो वो नाम होगा अभिनव गुप्त का। ठीक। तो वह है अभिनव गुप्त। उनके बाद के विद्वान रस शास्त्रियों ने उनके विचारों का अनुमोदन ही किया। यानी जो उनके बाद के विद्वान थे, रसशास्त्री जो थे, तो उनके विचारों का अनुमोदन ही उन्होंने किया था। केवल महिम भट्ट और पंडित राज जगन्नाथ, यानी जो महिम भट्ट थे और जो पंडित राज जगन्नाथ थे, उनको छोड़कर किसी भी पश्चिमी सौंदर्य जो चिंतक थे, उनसे तुलना करने पर उनका पलड़ा ही भारी रहता है। यानी अगर हम इनकी तुलना करें, जैसे महिम भट्ट से और पंडित राज जगन्नाथ को छोड़कर किसी भी पश्चिम सौंदर्य चिंतक से अगर उनकी तुलना करने लगे तो पलड़ा, उनका ही पलड़ा भारी रहता है। ठीक है। अब इसी में है आगे अभिनव गुप्त का महत्व। अभिनव गुप्त बहु विज्ञान चिंतक हुए। यानी जो चिंतक हुए थे, उनके लिखे 45 ग्रंथ अब तक उपलब्ध हैं। यानी जो इन्होंने लिखे थे खुद के, वो 45 ग्रंथ हैं जो अब तक उपलब्ध हुए हैं। जो इनके खुद के लिखे हुए थे वो 45 ग्रंथ हैं जो अब तक उपलब्ध हैं। उनके चिंतन के मूल विषय तत्व, मीमांसा, मेटा भौतिकी और सौंदर्य दर्शन यानी सौंदर्य शास्त्र ही रहे। यानी उनके चिंतक के जो मूल विषय तत्व थे वो मीमांसा यानी मेटा भौतिकी और सौंदर्य दर्शन यानी सौंदर्य शास्त्र ही, जो हम पढ़ रहे हैं, वो ही रहे हैं जो इनके मूल विषय तत्व थे। इनमें पुराने विचारों की विवेचना के साथ अपने नए विचार भी दिए गए हैं। यानी जो मतलब इसके अंदर बताया इन्होंने, जो ये दोनों हैं, उसमें पुराने विचारों की विवेचना के साथ इन्होंने नए विचार भी दिए हैं। वे स्वयं किसी भी विशिष्ट मत के अनुयायी नहीं थे। यानी वे स्वयं ही कोई किसी भी विशिष्ट मत के अनुयायी नहीं थे, है ना। फिर भी उनके दृष्टिकोण की शव मत से समानता रही। यानी वे खुद किसी भी विशिष्ट यानी किसी भी विशेष मत के अनुयायी वे खुद से नहीं थे, स्वयं नहीं थे। ठीक है। फिर भी जो उनके जो दृष्टिकोण थे वो शैव मत से उनकी समानता रही थी, है ना। उनका जो दृष्टिकोण था वो उसकी समानता रही थी। तो आज की वीडियो में इतना ही है, फिर नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे।